हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे 2017 का इंटरपर्सनल स्किल वाला क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है? ज्यादा व्यक्तिक होना, दोनों बच्चों को तत्काल पुनर्निवेश, टनल दृष्टि या समाधान की शीघ्र प्राप्ति। तो देखिए, ज्यादा व्यक्तिक हो जाएंगे तो ये एक अवरोध उत्पन्न करेगा और ये हो जाएगा गलत। ठीक है, संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? नीटेक्स मतलब गतिकी का, या फिर पैरा लैंग्वेज का, या शॉर्ट। देखिए, लघु परिधिकरण का यूज करेंगे ना। संचार निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए जितना शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ता है सामने वाले पे। नेक्स्ट है, चयनों का संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसको बोलते हैं निर्णय लेना। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संप्रेषण अंतरक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए? तो ये होता है रेगुलेटिव रूल। आपको इतना रेगुलेशन तो होना चाहिए ना कि क्या कब क्या करना चाहिए, तो ये रेगुलेटिव में आ जाएगा। इस तरह से आप लगा सकते हो इसको। नेक्स्ट है, संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण पहले आता है? जब आप किसी, ये देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है और कई बार आ चुका है, मतलब अभी तक मैंने 4-5 साल कराए हैं, तो उसमें से 3-4 साल में ये लगातार आया है। तो आपको बताया था एन्कोडिंग किया जाता है पहले ना। तो निम्नलिखित में से कौन उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतःक्रिया संप्रेषण को सुगम बनाता है? तो ये है सोशल स्किल। ये आपका अच्छा रहेगा तो आप सबसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे और बातें कर पाओगे, मतलब इंटरपर्सनल स्किल सामने आ पाएगी आपकी। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर व्यक्ति संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जाता है? तो लोक कौशल, मृदु कौशल, जीवन कौशल। देखिए, संगठनात्मक कौशल की जरूरत नहीं है। लाइफ स्किल, सॉफ्ट स्किल, पीपल स्किल, ये जो होता है अंतर व्यक्ति संबंध व्यक्त करने में यूजफुल होता है। नेक्स्ट है, औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकरण पदानुक्रम संचार के किस प्रकार का उदाहरण है? तो इसको बोलते हैं नियंत्रण, कंट्रोल। और ये है, संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है कौन कौन सा? जो देखिए, अगर आप किसी से बात करते हैं तो तुम एवं हम, तुम और हम। संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है तुम, और दोनों को मिलाकर हम। ये काफी उपयुक्त होता है। तुम और मैं नहीं होगा, वह और वे नहीं होगा, तुम और हम। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जिस मतलब नॉन वर्बल मतलब जो अशाब्दिक होते हैं, बिना बोले। बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन, गेस्चर, देह भंग, भावात्मक अभिव्यक्ति। तो कौन सा हो जाएगा? मिनिमल वर्बलाइजेशन, सिलेंस एक्सप्रेशन, ये सब तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपका ये तो कंफर्म है, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन से, लहजा से, देह भाषा, मुखी अभिव्यक्ति एवं लहजा से अशाब्दिक संचार इसमें निहित होता है। देखिए, जो बोलते नहीं है तो संकेतों के माध्यम से समझाते हैं। अंतर्व्यक्तिक के संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है? आदान प्रदान, संचार, संव्यवहार या विश्वास। तो अगर आप किसी से अंतर्व्यक्तिक संबंध स्थापित करेंगे तो सबसे बड़ा काम तो और सबसे कठिन काम है विश्वास बनाना। डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है अब, साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया बताइए। तो बुद्धिपूर्ण क्रिया तो सही है, अविकल्प भी सही है, चयन भी सही है। ये देखिए, आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी ये सही नहीं है, तो ये विषम है। बाकी तीनों सम है, याद कर लीजिएगा। देखिए, साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय के 3 चरण होते हैं। एक बुद्धिपूर्ण क्रिया होती है, अविकल्प क्रिया होती है, चयन क्रिया होती है। याद कर लीजिए। मेंटल कनेक्शन बिटवीन द डाटा एंड कंक्लूजन इस कार्ड, तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है। इसको बोलते हैं अनुमान लगाना। सहज ज्ञान निर्णय है। सहज ज्ञान निर्णय क्या है? का प्रयोग संगठनों में नहीं किया होता है। संचित निर्णय एवं आधारित एक चेतन प्रक्रिया है। तो अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय होता है। क्या? सहज ज्ञान निर्णय। इसका मतलब आप अनुभव करेंगे, भावनाओं को समझेंगे, संचित फैसलों पर आधारित निर्णय लेंगे। तो काफी सहज होता है ये। अधोलिखित में से कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है? बताइए। निर्णय लेने, समस्या की पहचान, निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन, निर्णय मानदंड की पहचान, समस्या समाधान करने में।
देखिए सबसे लास्ट में तो आप मूल्यांकन ही करेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णयन प्रक्रिया में निहित होता है अन्य नियमों का गुच्छन, अनिश्चितता, विश्वसनीय सूचना, ऊपर इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है अनसर्टेनिटी, मतलब अनिश्चितता। 17 है कथन है विभिन्न भागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने में न्यायालय को बहुत समय लगता है। निम्नलिखित में से कौन क्रिया विधि सर्वाधिक उचित है? इसमें से ये एक तर्क मतलब एक कथन दिया गया, इसको बताइए कौन सा इसमें सही है। न्यायालय को त्वरित निर्णय देने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। अपने विभागों को विवादों को निपटाने के लिए अधिकारियों को विशेष अधिकार देना चाहिए। देखिए अगर न्यायालय में ज़्यादा विवाद पेंडिंग है, बहुत समय लगता है, तो इसके लिए दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ऑप्शन सी होगा। 18 है समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि एक प्रकार नहीं है? सेलेक्टिव और सेलेक्टिव स्टोरेज। देखिए समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगमन के अनुसार निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि एक प्रकार नहीं है? देखिए चयनात्मक है, चयनात्मक तुलना भी है, भंडारण नहीं होगा, तो चयनात्मक संयुक्ति होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। 19वां है एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती हैं। इसमें समस्या में प्रारंभिक अवस्था, समस्या स्थान और स्वतः शोध एवं कारण। प्रारंभिक अवस्था होती है, लक्ष्य अवस्था होती है, संकरण और नियंत्रण होता है। मानसिक विन्यास, लक्ष्य अवस्था, नियंत्रण, मानसिक निरूपण, प्रतिनिधित्व कारक। तो ये होता है इनिशियल स्टेज पहले होता है, फिर गोल स्टेज होता है, ऑपरेशंस एंड कंट्रोल। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समाधान की स्वस्थ अनुक्रिया है? द्वंद्व मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनहेल्दी रिस्पॉन्स टू कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। महत्वपूर्ण मामलों को पहचानना और अनुक्रिया करना, समझौते पाने की क्षमता। तो यही है, समझौता नहीं हो पाता, इनएबिलिटी टू सीक कंप्रोमाइज, कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, तभी तो द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। तो ये हो जाएगा बी। लॉजिकल से क्वेश्चन है, लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी। अभी तक सभी मनुष्य जो मेरे संपर्क में आए हैं स्वार्थी हैं, अतः मैं यह अनुमान क्यों न लगा लूं कि मनुष्य स्वार्थी है। इसमें दोष क्या है? एक तो आत्माश्रय है, अवैध समानीकरण है, या फिर फोर टर्म है, या नन ऑफ द एबव है। तो इसका देखिए इसमें जो तर्क दोष है ये है इलिसिट जनरलाइजेशन, मतलब अवैध समानीकरण। ये एक अभी तक मतलब जितने ये आए हैं आपके सामने उन्हीं से आप कंक्लूजन लगा लिए हो कि दुनिया में सभी लोग गलत हैं। तो ये अवैध समानीकरण है कि आप सबको एक पहलू पे देख रहे हो, ये तर्क दोष है। नेक्स्ट है बहुत से लोग बिस्तर पर मर जाते हैं, अतएव बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। इसमें तर्क दोष क्या है? अनिरीक्षण और अवैध समानीकरण है, या चतुष्पदी है, या संग्रह है, या ऊपर इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है ये नॉन ऑब्जर्वेशन एंड इलिसिट जनरलाइजेशन, मतलब इसमें कोई ऑब्जर्वेशन तो किया नहीं, मान लिया सीधे, तो गलत है, तर्क दोष है वो। वह अवश्य अत्यंत अच्छा आदमी है क्योंकि उसके बोलने के ढंग से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। इसमें तर्क दोष क्या है? अर्थांतर दोष है, संग्रह, विग्रह या अवैध समानीकरण। तो इसमें है अर्थांतर दोष, मतलब इग्नोरसिया इग्नोरसियो जो है इलेंची, इसे अर्थांतर दोष बोलते हैं। वह अवश्य अत्यंत अच्छा आदमी है क्योंकि उसके बोलने के ढंग से मैं अत्यंत प्रभावित, इसमें अर्थांतर तर्क दोष है। ये है क्यों शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकती, क्योंकि यदि ऐसा होता तो डॉक्टर उसे संतुष्ट ना करते। इसमें निहित तर्क दोष है, तो इसमें है इलिसिट जनरलाइजेशन, अवैध समानीकरण। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय सीखने का मंदिर है, अतएव इसमें राजनीति के लिए स्थान नहीं है। इसमें निहित तर्क दोष है, तो इसमें भी वही दोष है, अर्थांतर दोष। और 13 एक संख्या है, 6 और 7 13 होते हैं, अतएव 6 तथा 7 एक संख्या है। इसमें दोष देखिए कि इसमें है 4 टर्म्स चतुष्पादी दोष। 6 और 7 13 होते हैं, अतएव 6 तथा 7 संख्या, इसमें चतुष्पदी दोष निहित है। और प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? कोई पुस्तकालय बिना पुस्तक के नहीं है, यही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है
शेक्सपियर के सभी ग्रंथ एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते। हैमलेट शेक्सपियर का एक ग्रंथ है, अतः हैमलेट एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। विक्रम ये है, अतः युद्ध का लक्ष्य स्थायी शांति है, अतः सैनिक सर्वोत्तम शांति बनाने वाले हैं। तो देखिए इसमें 4 टर्म्स है। युद्ध का लक्ष्य स्थायी शांति, अतः सैनिक सर्वोत्तम शांति बनाने वाले, इसमें चतुष्पदी तर्क दोष होता है। और जनरल मेंटल एबिलिटी से है, समान मानसिक योग्यता से। तार बनाने के लिए चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता है, चांदी कुचालक। देखिए चांदी पहली बार सुचालक होती है, ना कि कुचालक। तो इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत है, मतलब ए इज राइट एंड आर इज फॉल्स। अदर वाक्यों के लिए समूह निम्नलिखित है, कौन सा वैध रूप से निकाला जाता है? ऑल पायलट्स आर ब्रेव मैन और ऑल एस्ट्रोनॉट आर पायलट। तो कौन सा इसमें सही है? तो ये सब रीजनिंग के आ गए हैं शायद क्वेश्चन। चलिए ये सब रीजनिंग के हैं, इसको हम रीजनिंग में कराएंगे। बाकी आपका ये खत्म हो गया इंटरपर्सनल स्किल का। वीडियो जैसा भी लगे बताइएगा जरूर।